मार्बल देखते हो। मार्बल से मैंने सीखा है, जो आप भी सीख सकते हो। मार्बल में एक यूनिक चीज ये है कि इसकी जितनी घिसाई होती है उसमें चमक बढ़ती जाती है। क्या सही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ है उमेश? ओके। मार्बल की एक चीज, यूनिक चीज क्या है? वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, और उसकी जितनी घिसाई की जाए वो उसमें शाइनिंग बढ़ती जाती है। एक स्टूडेंट के लिए इससे अच्छी सीख जो नज़दीक मिलती है वो और कुछ मुझे तो समझ में आया ही नहीं। अभी राजसमंद से आमेट आते वक्त चारों तरफ मार्बल ही मार्बल दिखा, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए इससे सटीक एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है कि जीवन में आपकी जितनी घिसाई होगी, जितना आप उस अपनी लाइफ स्किल में जा कर के संघर्ष करोगे, उतनी ही आपके जीवन में चमक आएगी। ये आपकी स्टोन सिटी जो आमेट है, वहीं से मुझे सीखने को मिला है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज 1 तारीख है और पहला महीना है, तो मुझे लगता है कि नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ में ये एक नए साल के संकल्प लेने का दिवस भी होता है। 31 की पार्टी से तो अपन निकल आए हैं सभी लोग, कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी हैंगओवर में ही है। हैंगओवर में हो तो वो निकल आए, क्योंकि अब जो है रेजोल्यूशन का टाइम है और हमें एक कमिटमेंट जो है मी टाइम में लेना चाहिए, अपने खुद के टाइम में कमिटमेंट लेना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि साल भर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्किल्ड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट अपने ओपन आइज से जज कर सके कि कौन सा इसमें से सर्वश्रेष्ठ है उनके खुद के लिए। देखिए, एक स्किल्ड पर्सन एक फार्मर हो सकता है। आजकल अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि ये लिखा हुआ आता है कि परंपरागत खेती छोड़ करके आंवले की खेती की, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके अनार की खेती की। इस तरह की बहुत सारे न्यूज़ जो है हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। वो फार्मर होता है, वो स्किल्ड पर्सन होता है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और बाबा साहब के रेफरेंस में समझेंगे इसको, तो और अच्छे से आपके जहन तक जाएगी। वो स्किल्ड पर्सन, वो फार्मर अपनी आय को बढ़ाता है। उस पेपर में भी यही लिखा आता है हेडिंग कि इन्होंने अपनी आय 4 गुना की। पहले 1 लाख कमाते थे, अब 6 माह में ही 30 लाख कमाने लग गए। स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन वो जिसे किसी एक तरह से जॉब कह सकते हैं हम, एक टास्क कह सकते हैं, एक काम कह सकते हैं, उसमें उसने महारत हासिल कर दी और स्मार्टनेस के साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लग गए। तो जहां एक मानव श्रम लगने से 1 का उत्पादन होता था, अब 50 का उत्पादन होने लग गया। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको स्किल पर्सन की जो रिजल्ट ओरिएंटेड वैल्यू है वो बताई। अब दूसरा होता है एजुकेटेड पर्सन। हम सभी लोग 10th 12th और MSc BSc PhD जो भी है सर्टिफाइड पीपल हैं। हम एजुकेटेड हैं, ये उस डिग्री से जरूरी नहीं कि को रिलेट करें। एजुकेट पर्सन जो होता है वो सर्टिफाइड पर्सन से अलग होता है। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी पढ़ाई करके PhD कर ली और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एजुकेट हो। उसका कारण क्या है कि पढ़ा हुआ इंसान, सर्टिफाइड इंसान किसी एग्जाम को पास करके उस सर्टिफिकेट को, डिग्री को पाने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन अपने कैरेक्टर में घुस के, अपने बिहेव से, अपने नेचर से सोसाइटी को दिखाता है कि उसने पढ़ाई की है। क्योंकि जब पहली क्लास में पढ़ते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं और प्रेयर होती है, तुम ही माता तुम ही पिता हो, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है माता पिता का सम्मान करो।
और एक साइंस की बुक होती है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में लिखा रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके फंक्शनिंग को समझना वो एक सर्टिफाइड पर्सन के लिए है, लेकिन वो लाइन लिखा हुआ समझना कि माता पिता की सेवा करो, वो एजुकेटेड पर्सन है। बहुत मुश्किल से, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत ही सरल से समझ में आ जाता है कि एक सर्टिफाइड पर्सन में और एक एजुकेटेड पर्सन में क्या अंतर होता है। तो अब हम आते हैं रोजगार पे। तो रोजगार की जब बात करते हैं तो इन्होंने सही कहा, मैडम ने भी कहा यूपीएससी, आरएएस और ऐसे एग्जाम क्रैक करके अपना सम्मान समाज में बढ़ाना चाहिए। उमेश ने भी बहुत एग्रेसिवली कहा कि स्किल्ड पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि आप परसेंटेज पे फोकस करो। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक वो मूवी भी आई थी आमिर खान की, किसी ने देखी होगी, 3 इडियट्स, देखी है। उसमें भी यही इसी तरह का मैसेज दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप अंकों में अपने क्वालिटी को मत बांटिए। एक बच्चा 100 में से 99.99 मार्क्स लाता है और एक बच्चा 60% लाता है और वो एजुकेटेड भी है और स्किल्ड भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो ऐसा लगेगा कि वो जो 60-70% लाता है और एजुकेटेड है और वो स्किल्ड है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। सही कह रहा हूँ मैं? यस या नॉट? सही कह रहा हूँ? लेकिन अगर एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जो 99.99% भी लाता है, स्किल्ड भी है और एजुकेटेड भी है, तो क्या कहना है आपका? सबसे अच्छा वो रहेगा जो स्किल्ड भी होगा, एजुकेटेड भी होगा और उसके परसेंटेज भी 99.99 होंगे। वो मिक्सअप होगा, उसमें सब कुछ होगा। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, वो यूपीएससी की तैयारी करें या अनार की खेती करें, और वो परिवार में माता पिता के साथ रहें या खुले ग्राउंड में दोस्तों के साथ रहें या फिर किसी बड़े सिटी मॉल में किसी क्लब में रहें, वो हर जगह अपनी सिद्धि, अपनी जो सार्थकता है उसको सिद्ध करेगा। परसेंटेज के बेस पे देखेंगे तो उसका रिकॉर्ड अच्छा, स्किल्ड पर्सन पे देखेंगे तो वेल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और अगर उसका एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो वो उसके बिहेव और एटीट्यूड एप्टीट्यूड में नजर आएगा कि वो सोसाइटी को क्या दे रहा है। तो मेरा फोकस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस रूप में है कि हम एक हाथ में, अगर किचन में जाते हैं, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, जब किचन में जाते हैं केवल एक ही मसाला हो तो काम चल जाएगा? ये केवल मिर्च ही मिर्च रखी हुई है 10 किलो या नमक ही नमक रखा हुआ है, काम चलेगा क्या? लेकिन अगर 1-1 किलो सब रखे हुए हैं तो काम चलेगा या नहीं? तो यहाँ कुछ ना कुछ लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। आसानी से हम सुन तो लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि हम आसानी से सुन तो लेते हैं पर उसको गहराई से आत्मसात नहीं करते। तो मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज 1 तारीख के दिन कम से कम हम एक चीज तो नोट कर लें। आज 1 तारीख है, साल का पहला दिन है, समाज के सभी उम्र के, सभी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। सभी लोग अगर 1 तारीख को एक चीज ही स्वीकार कर ले अपने रेजोल्यूशन में, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ बदलाव इसी साल हो सकता है। मैं छोटे बच्चे से शुरू ना करके ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, पेरेंट्स से। पेरेंट्स में क्या हो गया है, कंपटीशन है, वहां पर भी इकोनॉमिक कंपटीशन है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उनका अलग कंपटीशन है, कोरोना के बाद अलग हालात हो गए हैं। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो अलग कंपटीशन है। मैं पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ कि एक चीज आज ये जरूर सोचे कि अपने बच्चों को चाहे 1 मिनट ही दें, 1 मिनट ही दें, लेकिन 1 दिन में उसको समय अवश्य दें।
वो समय कैसा होना चाहिए जो नेगेटिव ना हो। मैं पेरेंट्स से, फादर भी बैठे हुए यहाँ पर, मदर भी है, गार्जियंस भी हैं, मैं उन सभी से अपील कर रहा हूँ कि आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्या आज 1 तारीख को आप एक बात ये सोच सकते हैं कि अपने बच्चों को 1 मिनट ही 24 घंटे में दें, लेकिन एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल, एक विश्वास भरा समय अपने बच्चे के साथ। समाज के परिवार में स्थिति ये हो गई है कि एम्बिशियस पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीद रखने लगे हैं, और वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जिस स्थिति का सिनेरियो हमारे सामने है उसमें बच्चा किस कंपटीशन में जी रहा है, किस अंदर की व्यथा में है, क्या सीन उसके सामने वो फेस कर रहा है, उसमें एक पल तो ऐसा होना चाहिए जब उस पर विश्वास किया जाए, और विश्वास करके उससे सहमति प्रकट की जाए कि हाँ तू कर रहा है जो अच्छा है। ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये अपील मेरी इसलिए है उन सभी माता पिता के लिए कि अभी उमेश ने एक फैक्ट बताया है कि पिछले महीने जो न्यूज आई है उसमें 4 बच्चों की सुसाइड का एक बड़ा कॉलम आया था। अगर पेरेंट्स ने उन बच्चों पे विश्वास किया होता, जिसमें एक बच्चे ने ये कारण था कि उस जो याद करता है वो भूल जाता है, इसलिए वो जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं बच्चों को भी ये कह रहा हूं कि उससे बड़ा कायर कोई नहीं है जिसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। माता पिता से मेरी ये अपील है, गुजारिश है कि आप आज जो है वो हाथ में पानी लेकर के कसम खा लें कि इस साल तो कम से कम 24 घंटे में से एक पल तो ऐसा होगा जब हम बच्चे के साथ बैठेंगे और उसकी तकलीफ, उसकी कंपटीशन का लेवल, उसकी समस्या, उसकी मनोदशा, उसके अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है, हर चीज ऐसी नहीं होती है कि आज के समय में बच्चा इंट्रोवर्ट नेचर का जो होता है वो खुल के आपके सामने आए। माँ बाप में से पिता जो है अपने शेड्यूल में अलग ही जिए जा रहा है। बंसीलाल जी जो है मीटिंग्स में उलझे हुए हैं, फोर्स भेज रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, घर जाते हैं, दिन भर की थकान और प्रेशर और डांट और उनको सुन के बच्चे पे गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन आज बंसीलाल जी घर जाएंगे तो 1 मिनट बच्चे के साथ प्यार से बैठेंगे, और ये बैठते समय मुझे याद जरूर करना, मुझे हिचकी आनी चाहिए। अब कितनी हिचकी आती है उससे पता चल जाएगा कि कितनों ने काम किया है। माताएं हैं, माताओं से भी मेरा अनुरोध है, माताओं की एक फिलॉसफी होती है, बच्चे ज्यादा समझते हैं, झाड़ू कम चलता है, आवाज ज्यादा आती है। सही है? देखो बच्चे सहमति भी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये माताओं से अनुरोध है कि एक बार झाड़ू से पिटाई कर दो फुल, और बाद में गोदी में बैठा करके प्यार से पूछो कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो मार खाने के बाद भी आपसे लिपट करके, रो करके आपसे बताएगा तो सही कि मेरी समस्या ये है। और ये बहुत जरूरी है। आज हम भागा दौड़ की जिंदगी में अपनों से ही दूर हो गए हैं। इसलिए मेरा माता पिताओं के लिए अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को अपनी गोदी से तो उतार चुके हैं, लेकिन इतना दूर न करें कि वो पलट के आपके पास अपनी समस्या को बताने की हिम्मत बना कर सके। तो प्लीज एक जो ये मैसेज है वो मैसेज मैं आप सभी को दिया है, उसको आप काम में लेंगे तो हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात मैं स्टूडेंट के लिए कहना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट में भी दो पक्ष है, एक बॉयज और एक गर्ल्स है। बॉयज के लिए अलग मैसेज है। बॉयज को ये करना चाहिए कि एक बार सारी अपने इतिहास को भुला दे कि पीछे क्या किया उसने। अगर वो 10th में है तो 9th तक क्या किया, अगर वो 12th में है तो 11th तक क्या किया, उसको डिलीट कर दे, परमानेंटली डिलीट कर दे। और फिर ये सोचे कि एक शब्द होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी।
और ईमानदारी किसी और के प्रति नहीं, खुद के प्रति। इस साल ये एक क्वालिटी अपने अंदर डाल दें, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी पैसों से रिलेटेड होती है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होती। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि पापा मैं पढ़ रहा हूँ और सर्दी के समय में 3 बजे 4 बजे उठ गया और रजाई ऊपर डाल करके अंदर किताब खोल के नींद मार रहा है, तो वो ऑनेस्टी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑनेस्टी तब है कि ना पिता को ना माँ को ये कहना पड़े कि बेटा पढ़ ले, बल्कि माँ जब तुम्हारे पास आए तो ये पूछे कि तेरे को दूध या चाय की जरूरत तो नहीं है। ऑनेस्टी तब है। एक फादर अपने बॉय को, अपने सन को डायरेक्शन तब देता है जब उसकी चाल में गड़बड़ होती है। सही कह रहा हूं? जब बच्चे की चाल चलन में गड़बड़ होती है तब पिता चिंतित होकर के उसे मैसेज देता है कि बेटा पढ़ ले, सीटिंग दे दे, ध्यान दे दे, एग्जाम आने वाले हैं ना, मार्च में फरवरी में एग्जाम है। तो ये कथन आपको, ये स्टेटमेंट, ये डायरेक्शन घर में रोज सुनने को मिलेगा कि बेटा पढ़ लिया कर, बैठ जाया कर, आलस मत करा कर। मेरा उन सभी स्टूडेंट्स को जो लड़के हैं उनके लिए ये अपील है कि आज आप मेरे कहने पे ही सही, या आपको जो सम्मान हो रहा है उसकी कसम खा के आपको जो है ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप पूरे पूरे अपने प्रति ईमानदार बने रहेंगे। एक मैं ये बात सीधी सपाट कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा चाहे तो आज के समय में जब कंपटीशन की बात है, चाहे स्किल की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ उमेश के 3rd पॉइंट को, जब उसने कहा कि हार्ड वर्क करना होता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसका की हार्ड वर्क के रूप में ही मिलेगा। तो जब हार्ड वर्क करना होता है तो आपको त्याग करना होता है। ऑनेस्टी कहाँ रिलेटेड है? आपने एक टाइम टेबल बनाया बढ़िया सा, और टाइम टेबल बना करके चिपका दिया। उसमें सबसे पहली लाइन लिखी रहती है सुबह 3:45 पर उठना। अब मदर अगर 3:30 पे उठ रही है या फादर 3:30 पे उठे हुए हैं तो आप 3:45 पे उठने की कोशिश कर रहे हो। अगर फादर मदर 8 बजे उठ रहे हैं तो आप तो 8 बजे से पहले उठोगे नहीं। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी ये है कि आप खुद अपने आप को रिव्यू करो कि आपने जो डिसाइड किया है, आपने तय किया कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, या 20 घंटे पढ़ रहे हो, या 5 घंटे पढ़ रहे हो, वो 5 घंटे वास्तव में क्वालिटी टाइम दे रहे हो जो आपने तय किया है या नहीं। ये ऑनेस्टी रखने की जरूरत है। तो बॉयज जो है वो हाथ खड़ा करे, कौन कौन है जो ये कमिटेड हैं ऑनेस्ट बनने के लिए? अपना हाथ है पूरा खड़ा कर सकते हैं। ऑनेस्ट बनना है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपने जो कमिटमेंट दिया है आपके पापा से मैंने पहले ले लिया है, ताकि आपके परिवार का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। अगर आप ये सोचते हैं कि अपना जो प्लान है अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं कि मैं घूम फिर के इतने घंटे तो पढ़ लूंगा, क्योंकि आपके पास अभी एक ही काम है, मैं दूसरे पे जा भी नहीं रहा हूं, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो अभी आपके पास एक सिंगल टास्क एजेंडा, सिंगल एजेंडा है। तो आप ये तय कर लेते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा या मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, वो आपका डिसीजन है, लेकिन उसके प्रति ईमानदार बने रहना ये आपकी क्वालिटी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस साल आप सभी बॉयज ईमानदार बने रहेंगे अपने प्रति। फिर सेकंड ऑप्शन जो क्राइटेरिया है लड़कियों के लिए, लड़कियां ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा सेंसिटिव होती है रादर देन बॉयज, ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो मैं आप लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि आप स्ट्रांग बनो। एक क्वालिटी अगर आप ये लेते हो, स्ट्रांग बनो। एक 15 साल की लड़की और 10 साल का उसका भाई, उसमें अगर किसी टास्क को देना है तो 10 साल का भाई ज्यादा रिस्क टेकिंग होगा,
और लड़की 15 साल की होके भी वो थोड़ी सी अपने आप को सेफ और सिक्योर वाले जोन में रखना पसंद करती है। मैं लड़की नहीं हूं तो मैं आपकी भावना उस तरीके से नहीं समझ सकता जैसे आप फील करते हो, लेकिन मैं एक बेटी का पिता हूं, मैं एक बेटे का पिता हूं, तो मैं जानता हूं, दोनों का ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जो बेटा है उसको अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में वहां जाके गाड़ी लेके जा, तो वो 2 मिनट में आ सकता है। लड़की को बोलूंगा तो वो सोचेगी, ऐसे करेगी पहले तो, और कहेगी पापा क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही कुछ विचार है आपका? इससे निकलो बात। हम जब बाल अपराध या महिला पीड़न या समानता ऐसी बातें करते हैं तो ये बड़ी राजनीतिक शब्दावली और एक तरह से आपराधिक शब्दावली के रूप में सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उससे सीखे क्या? सीखना यही है कि स्कूल लाइफ से ही अपने आप को मजबूत समझना शुरू करो। ये सीधा सीधा चैलेंज है, सीधा सीधा चैलेंज है कि एक तुम्हारा भाई जो कर सकता है तुम नहीं कर सकते क्या? तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो अंदर से, तुम्हारे अंदर से ही तय हुआ है। मुझे लगता है कि 80%, 100% को मैं कवर नहीं करता, लेकिन 80% लड़कियां ऐसा फील करती होगी कि हम सेफ जोन में रहे हैं, जबकि उनका पूरा जीवन काल जो है रिस्क को फेस करने में निकलता है। आप देख लीजिए, पुराने लोग जो बैठे हुए हैं वो अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप अपने परिवार में भी जाके पूछेंगे कि आपके फादर या मदर या नाना और नानी या दादा और दादी में से सबसे ज्यादा रिस्क किसने ली या परेशानियों का सामना किसने किया, तो आपको पता चलेगा वो फीमेल कैंडिडेट है फैमिली का, जिसने परेशानियां ज्यादा झेली हैं, ज्यादा सामना किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्हें स्ट्रांग बनने के लिए जो सिंबल है वो भी उसको बढ़ा के रखना चाहिए। तो मेरी लड़कियों से अपील है कि आज 1 तारीख है और बड़ा अच्छा मौका मिला है मुझे इस पॉइंट को पकड़ने का, कि मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज आप नोट कर लो कि आप स्ट्रांग बनोगे। कोई माई का लाल तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और तुम्हें जो परेशान करे वो माँ का लाल हो ही नहीं सकता। ऐसा स्ट्रांग बनो। ऐसे बहुत से ऑफिसर हैं, किरण बेदी से प्रेम धंधे तक बहुत लंबी लिस्ट है, जिन्होंने अपने बलबूते पर फीमेल होने के बाद सोसाइटी में बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर जिया है। तो अपने आप को उसमें जी करके देखो। भाई भी कुछ कहता है तो फट से आवाज आती है कि मम्मी ये मान नहीं रहा। ऐसी आवाज मैंने सुनी है बहुत जगह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्ट्रांग बने। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो जिसके लिए मुझे बताया है कि RS, IAS या किसी कंपटीशन लाइफ या पढ़ाई का महत्व। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आधे घंटे 1 घंटे में किसी एक को तैयार कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि आपके विचार आपके यूनिक हैं, आपके इंडिविजुअल थॉट्स हैं, और मैं आपको दूंगा वो उस थॉट्स के ऊपर एक लेयर का काम करते हैं। अगर आप दिल से सुनेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। सभी लोग जो दुनिया में पैदा होते हैं लगभग एक ही जैसे होते हैं, 19-20 का अंतर होता है। कोई शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कोई मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो क्वालिटी है, जो ईश्वर ने दी है आपको, जो पेरेंट्स से आपको मिली है, जो सोसाइटी से आपको मिली है, उसको पहचानो, उसमें विश्वास रखो, उसी को स्वीकार करो और उसके आगे बढ़ो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जो बैठे हुए बच्चे हैं वो सब 100 में से 100 लाने वाले नहीं हैं। कोई 60% वाला भी है, कोई 40% वाला भी है, और कोई ऐसा भी है जो एक बार कभी फेल भी हुआ होगा। तो जो क्वालिटी, जो सिनेरियो, जो सिस्टम, जो एटमॉस्फेयर, जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन, जो सीख आपको अपने फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने बॉडी से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से जो मिली है, उसको स्वीकार करो और उसके आगे बढ़ो। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता।
सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं और आप देखते हैं कि जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं, उनकी जब मार्कशीट वायरल होती है तो पता चलता है 10th में उनके 47% थे। 10th में उनको देख करके, उनको उनकी मार्कशीट को देख करके कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी कलेक्टर बनेगा। तो ऐसे में किसी का आकलन इस आधार पे करना कि उसने किसी एक एग्जाम में नंबर कम लाए हैं, ये अपने आप में आधा अधूरा है। मेरा सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग को पूरा क्लीन कर लो और ये सोचो कि हम सब कर सकते हैं। मैं आपको समय कम है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और स्टोरीज बता सकता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि किया जा सकता है। मैं ये बता सकता हूं कि मैंने जब 10th दी थी तो मेरे 51% थे। मैं ये बता सकता हूं कि मैंने जब 10th दी तो मैं सेकंड ग्रेड पास हुआ था। तो इसमें कोई छाप लगी हुई नहीं है कि ये बच्चा कलेक्टर बन सकता है और ये टीचर ही बनेगा और ये कांस्टेबल ही बनेगा और ये बेरोजगार रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन, जैसा कि उमेश ने फर्स्ट पॉइंट कहा था। और इमेजिनेशन दो पक्षों की होती है। एक ये सोचना कि जो भी क्वालिटी हमारे पास है, जो भी एटमॉस्फेयर हमारे पास है, जो भी फैसिलिटी हमारे पास है और जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये चीज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरी बात जो आती है सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को समझने के बाद वो आती है प्लानिंग। अगर किसी को डॉक्टर बनना है और वो 11th क्लास में आर्ट्स ले ले तो क्या डॉक्टर बन सकता है? क्या बन सकता है? किसी को डॉक्टर बनने का सपना हो और वो 11th क्लास में कॉमर्स ले ले, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इमेजिनेशन जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है। अगर आप घर से निकलते हैं कि आपको राजसमंद जाना है तो भीम का टिकट तो नहीं लेंगे, गाड़ी में राजसमंद का ही टिकट लेंगे। आप बैठेंगे, आपको पता होगा कि मुझे यहाँ जाना है। तो आज आप ये तय करें कि आपको जाना कहाँ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई पोस्ट, कोई पैसा या समाज में मिलने वाला सम्मान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा खुद का सुकून है। इसलिए ये खुद तय करें कि आपको जाना कहाँ है। किसी को अगर लेक्चरर बनना है, किसी को अगर टीचर बनना है और मैं ये बोल दूं कि नहीं तुझे तो कलेक्टर बनना चाहिए, तो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसलिए गोल खुद तय करो, डेस्टिनेशन खुद तय करो और फिर प्लान करो। प्लान करने में जो एक मूल मंत्र है वो है त्याग। आपको त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने की परिभाषा ही हमारी अलग है। त्याग करने का मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो चीज हमें सुकून देती है, खुशी देती है, उस चीज का त्याग करना। जैसे अभी सर्दी के समय में नींद बड़ी सुकून देती है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि हाँ मजा आ जाता है 8 बजे तक सोने को मिल जाए। तो उसको छोड़ना। अभी बताया, मैडम ने बताया कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ा है, कोविड के बाद ज्यादा बढ़ा है। तो सोशल मीडिया को यूज करना भी सुकून देता है। स्नैपचैट यूज करो, मजा आएगा, या फ्री फायर गेम खेलो, मजा आएगा। उसको छोड़ना, जो हमें खुशी दे, जो हमें प्लेजर दे, उसको त्याग करना ही वास्तव में त्याग है। कोई 12 घंटे सो रहा है और बोल दे कि मैं आज से 15 घंटे नहीं सोऊंगा, तो त्याग थोड़ी है। त्याग है क्या? तो ऐसे में त्याग वो होगा जहां आपको उसको छोड़ते समय पीड़ा हो, दर्द हो। क्योंकि पढ़ने का टाइम आपके पास वही है जो स्ट्रगल का टाइम है। तो मैंने आपको जो बातें बताई है उसको मैं फिर से आपका लेआउट में दिमाग में फिक्स कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप में विश्वास करो। फिर दूसरी बात है कि आप अपनी मंजिल तय करो, डेस्टिनेशन तय करो। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका खुद का सुकून। तीसरी बात है कि आप उसके अनुसार सपने देखो, इमेजिनेशन।
ताकि आप उसके आगे बढ़ सको। और चौथी बात है कि इन सब प्रक्रियाओं में जब तक कि आप सफल ना हो, त्याग करने की कैपेसिटी रखो, वो इच्छा शक्ति रखो कि आप किसी भी चीज को छोड़ सको। ये चौथी चीज है, और ये तब तक चलेगी जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। जब हम पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान से सुनना इसको, मैं 2 मिनट में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाना चाह रहा हूं। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 2 बच्चों के। एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, आप जैसा है, आप सभी के जैसा पढ़ना चाहता है, और पढ़ करके वो चाहता है कि वो अच्छी नौकरी पे जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा बच्चा वो भी पढ़ना चाहता है और अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता है, लेकिन तरीके में दोनों में, उसकी सोच में अंतर है। पहला बच्चा चाहता है, एनालिटिकल सोचता है। मेरे सामने कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैंने पहले भी मोटिवेट किया है, वो जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। एक बच्चा सोचता है कि मैं 16 साल का हूँ, 17 का हूँ, 18 का हूँ, और मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छी पोस्ट पे जाना है। एक बच्चा सोचता है कि मैं 16-17 साल का हूँ और मुझे जाना है, उसमें जल्दी शब्द नहीं है। तो जो त्याग का रेशियो है, दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है जो प्लेजर का टाइम है, खुशी का समय, आनंद का समय, टाइम ऑफ प्लेजर, पीरियड ऑफ प्लेजर। और एक होता है स्ट्रगल का समय, संघर्ष का समय, त्याग का समय। हम कभी मार्केट जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, लेन देन में करते हैं। आलू क्या भाव दिए, तो वो कहता 20 रुपए किलो। जस्ट हम जो है बार्गेनिंग करते हैं, और उस मार्केटिंग में हम कहते हैं 18 रुपए ले ले, कहते हैं सर? यस या नो? कहते हैं ना ऐसा? मार्केट में नेगोशिएशन की परंपरा होती है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके जीवन में टाइम ऑफ स्ट्रगल 6 साल का, बड़ा, ठीक है, और टाइम ऑफ प्लेजर जो है आपका 6 साल का, अब बताओ आप क्या चूज करेंगे इसमें? बाकी सारी जिंदगी, आपकी पूरी लाइफ को 2 पार्ट में बांट रहा हूं मैं। एक में मैं कह रहा हूं कि टाइम ऑफ प्लेजर आपका, टाइम ऑफ प्लेजर, आनंद का समय, वो 6 साल रहेगा, बाकी सब टाइम स्ट्रगल का रहेगा। जैसे 18 साल के हो तो 24 साल तक आपका टाइम ऑफ प्लेजर है, 24 साल के बाद टाइम ऑफ स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। एक मैं कह रहा हूं कि आपका टाइम ऑफ स्ट्रगल जो है 6 साल का रहेगा, और बाकी सारा टाइम जो है आपका प्लेजर का रहेगा। प्लान ए, प्लान बी, क्या ऑप्ट करोगे आप? प्लान ए करोगे, बी करोगे? स्ट्रगल आपको पहले मिलेगा, लेकिन चलेगा बाद में। यहां तो प्लेजर पहले मिल रहा है, पहले मजे ले लो, बाद में देखा जाएगा जो होना है। यहां तो स्ट्रगल पहले मिल रहा है। वापस सोच लो, इधर आपका टाइम ऑफ प्लेजर 6 साल का मिल रहा है आपको, अभी से शुरू होगा, 6 साल तक मिलेगा, उसके बाद टाइम ऑफ स्ट्रगल होगा, अभी से प्लेजर शुरू हो रहा है। प्लान ए, और प्लान बी है टाइम ऑफ स्ट्रगल का 6 साल, उसके बाद टाइम ऑफ प्लेजर शुरू होगा। प्लान बी, बताओ ए या बी? बी। सेम चीज आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि अगर आप 18 साल से 24 साल की उम्र में टाइम ऑफ स्ट्रगल को जी लोगे, तो 24 साल के बाद जो समय आपका शुरू होगा, वो पूरी जिंदगी आपकी नहीं, आपके आने वाले संतानों की भी सुखद होगी। केवल 6 साल है। अब 6 साल में ये मत सोचो, नेगोशिएट मत करो, ऐसे नेगोशिएट मत करो कि इसमें थोड़ा सा प्लेजर भी तो दे दो मुझे, मिलेगा नहीं। क्योंकि 6 साल के बाद जो टाइम ऑफ प्लेजर होगा, उसमें स्ट्रगल भी नहीं होगा। अगर आपने यहां मिलावट की तो ध्यान रखना, फिर वहां पर भी मिलावट हो जाएगी।
अगर आप समझ पा रहे हो तो आज ही से टाइम ऑफ, जितना जल्दी टाइम ऑफ स्ट्रगल शुरू करोगे उसका 6 साल का पीरियड खत्म होगा और टेंशन खत्म, फिर टाइम ऑफ प्लेजर अपना शुरू। क्लियर हुई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इस क्षण से ही जिस रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमें डाला गया है उस रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए। और जो शब्द मैंने कहा है त्याग, जिसको करते समय हमें पीड़ा होती है, जिसको करते समय हमें दर्द होता है, वो अभी से करना शुरू करो। मैं मोबाइल चला रहा हूं अब और इसमें गेम खेलता हूं, सबको बोल रहा हूं मैं गेम खेलता हूं रात दिन, कोई मना कर सकता है क्या मुझे? कोई नहीं कर सकता, मैं खेलूं आराम से। लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट लाइफ में ये काम किया होता तो शायद मैं वहां पीछे कहीं बेरोजगार खड़ा होता। तो एक सिद्धांत ये कहा जाता है कि जो चीज जिस समय जरूरी होती है उस समय अगर कर दी जाए तो बाद में पछतावा नहीं होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो एग्जाम सर पे होता है तब रियलाइज करते हैं यार पढ़ लिया होता तो ठीक रहता है यार। खुद ही कहते हैं, कोई नहीं बोलता उन्हें कि तेरे को क्या शिकायत है, वो खुद ही कहते हैं। सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ अभी, किसी ने दिया था क्या? जिन लोगों ने दिया है, जिन्होंने कम पढ़ाई की है, उनको देखा है कि 21 तारीख से पहले वो बोलते रहे कि थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, ठीक हो जाता। तो मेरा आपसे कहना है कि जो मैंने बात कही है उसको समझो। टाइम ऑफ स्ट्रगल आप 6 साल की जगह अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप उसको 5 साल भी कर सकते हो। आप मेरी बात को सुनना कि जो टाइम ऑफ स्ट्रगल है उसको 6 साल मैंने बताया है। अगर आप शिद्दत से, लगन से, मेहनत से, त्याग से, हार्ड वर्क से अगर लगोगे तो आप 6 साल की जगह 4 साल में ही सफल हो सकते हो। एक अंतिम बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, भले कितनी बातें कर लें, बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें, लेकिन आज के समय में बाबा साहब ने 3 बातें कही। देखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन तीनों की नवीन परिभाषाएं देना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जब बातें कही गई थी तब भारत आजाद हुआ भी नहीं था। और आज जब हम इन बातों को सोचते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं इनकी पुनः परिभाषा करें तो आने वाली पीढ़ी उसको एडॉप्ट कर पाए। शिक्षित बनने का मतलब साक्षर बनने से नहीं है, वो उस समय था, क्योंकि आज तो साक्षरता का प्रतिशत आपकी जनरेशन में 100% हो गया है। तो अब साक्षर बनने से जोड़ के अगर शिक्षित बने देखोगे तो ये जो शिक्षित बने शब्द लिखा हुआ है उसकी परिभाषा में नहीं आता। शिक्षित बनने का मतलब है कि आप सोसाइटी में अपनी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, इतने एजुकेट हो जाओ, जैसा कि अभी उमेश ने कहा था कि आप इतने गुणवान हो जाओ। सुकरात ने कहा है सद्गुणी ज्ञान है, यानी आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आपके अंदर वो वर्च्यू दिखने लग जाए, वो सद्गुण दिखने लगे। मैं समाज के उस वर्ग को भी संबोधित कर रहा हूं और मैं मैसेज दे रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर शराब पीता है, एक व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है, ध्यान देना इस बात पे, एक व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है, क्या उसे ये नहीं पता कि स्मोकिंग करना शरीर के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक है? पता है ना सभी को? यस या नो? पता है सभी को? इवन उसके पैकेट पे लिखा हुआ रहता है, अगर नहीं पता है तो चित्र भी बनाया हुआ होता है। ये हो गया नॉलेज, सिर्फ नॉलेज है कि अगर मैं तंबाकू खाऊंगा, अगर मैं शराब पीऊंगा, अगर मैं स्मोकिंग करूंगा, सिगरेट पीऊंगा तो मेरे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ये सूचना मिलना सिर्फ ज्ञान है। सद्गुण वो होता है जो ज्ञान मिला है उसको व्यवहार में ढाल दे। जब लिखा हुआ मिला कि शराब पीने से नुकसान होता है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तो व्यवहार में वो परिलक्षित हो, वो नॉलेज जो है करेक्टर में दिखे, तो वह व्यक्ति सद्गुणी होता है।
तो मैं उस समूह को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि माता पिता की सेवा करो, लिखा हुआ है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वास्तव में करके बताओ, तो उस समूह को भी कहता हूँ कि जब लिखा हुआ रहता है कि तंबाकू का सेवन मत करो, तो केवल पढ़ने से कैसे चलेगा? मत करो ना। अरे ये बात अखरती है क्योंकि एडिक्शन होता है, लेकिन अखरना वो पॉजिटिव फीडबैक है कि आपने मेरी बात को सुना। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था इस माध्यम से कि केवल ऐसे मेरी बातें सुन लेने से ज्ञान तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जब तक उन बातों को आप एडॉप्ट नहीं करोगे, अपने करेक्टर में नहीं डालोगे, तब तक आप लोग सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी बातों को जो सुना है उनको अपने व्यवहार में अगर उसका 1%, 10%, 5% भी आप अपने जीवन में ढालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो टाइम ऑफ स्ट्रगल है वो आपका रिड्यूस होते होते हो सकता है 6 से 5 हो जाए और 5 से 4 हो जाए। एक चीज और मैं कहता हूँ कि एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसका एक सेंस है, उसका एक पैरामीटर है, उसका एक डिग्निटी और उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड है। अगर उस सोसाइटी में हम कंपेयर करें कि एक बेरोजगार आदमी है, एक बिजनेसमैन है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक कलेक्टर है, आपको मैंने इतने ऑप्शन दिए हैं। अब उनकी पीढ़ी सोच के देखो, एक जो बेरोजगार है उसके बच्चे कैसे होंगे, उसके बच्चे कैसे होंगे। एक टीचर है जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली बार टीचर लगा है, उनके बच्चे कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे। एक बिजनेसमैन है, उनके बच्चे कैसे होंगे और उसके भी बच्चे कैसे होंगे। एक डॉक्टर है, उसके बच्चे कैसे होंगे और उसके बच्चे के बच्चे कैसे होंगे। और एक कलेक्टर है, उनके बच्चे कैसे होंगे और उसके बच्चे के बच्चे कैसे होंगे। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई आपको, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह हमें पोस्ट मिल रही है, एक जगह हमें उसकी सैलरी यानी पैसा मिल रहा है, लेकिन एक जगह हमें वो अधिकार मिल रहा है। वो अधिकार मिल रहा है कि हम समाज के दूसरे लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ला सकते हैं ना? ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तो ऐसे में अगर समाज के स्टैंडर्ड से हम देखें तो हमें पता चलता है कि पोस्ट दर पोस्ट हम एक हायरार्की में जीते हैं। वो हायरार्की हमें ये बताती है कि यूपीएससी सबसे बड़ी पोस्ट है, पर हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करना चाहिए। सब जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और वहां पर हमें न केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए बल्कि दूसरों के जीवन को सीधा सीधा सुधारने के लिए अवसर मिलते हैं। तो मैं आपसे ये जो विजन है वो आपसे साझा कर रहा हूं कि आप इस बारे में सोचिए कि हालांकि ये बात इससे सीधी जुड़ी हुई है कि वो अपने सुकून से डिसाइड करे कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन समाज के सीन में, आज के परिदृश्य में जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि जब हम प्रशासनिक पदों पर जाने की बात सोचते हैं और वो भी उच्चतम स्तर पर, तो वो वहां पर वास्तव में समाज द्वारा स्वीकृत है और उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कभी और बैठेंगे, कभी और मिलना होगा, कभी और हमारा आमना सामना होगा तो मैं और बातें जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में कि जो मैंने बातें कही हैं उसमें से एक दो बात भी आप अगर आज स्वीकार करते हो और संकल्प के रूप में अपने नव वर्ष के लिए लेते हो तो मेरे लिए वो सम्मान सबसे बड़ा होगा। उससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि आने वाले समय में आप में से कोई स्टूडेंट मुझे मेरे ऑफिस या कहीं फील्ड में मिले और मुझे ये कहें कि मैं वहाँ सुना था आपको और आपसे मिले थे और मुझे अच्छा लगा था और उसके बाद मैंने मेहनत शुरू की और उसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वास्तव में मुझे लगता है कि मेरा आज आना यहाँ सफल है।
फिर भी क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैं सभी को ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी मार्गदर्शन या प्रशासनिक रूप में भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे निसंदेह व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कहीं न कहीं किसी भी रूप में मदद कर पाऊँ। आप मेरे नंबर भी नोट करना चाहें तो नोट कर लें। प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप ना करें, SMS करें। मैं फुर्सत के समय में कॉल कर देता हूं। और स्टूडेंट से विशेष गुजारिश है कि आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहता हूं। आप मेरे नंबर नोट करना चाहें तो कर लें 946000 7941। मुझे खुशी होगी मैं आप में से किसी एक की भी मदद कर पाया। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और मुझे समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। स्पेशली मैं दिनेश जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं इतने बच्चों को संबोधित कर पाया। सालवी समाज की पूरी समिति का मैं ऋणी हूँ। आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया और यहाँ प्यार दिया, स्नेह दिया। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहे, ऊर्जावान रहे, स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो और अपनी प्रगति को आप छुएं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। थैंक यू सो मच।